नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोविड-19 पर वर्कशॉप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। बैठक में सार्क समेत 10 देश हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विशेष वीजा प्रावधान और एयर एम्बुलेंस समझौता सहित 5 सूत्रीय सुझाव दिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की तीसरी क्वाड बैठक। हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े परस्पर हित के मुद्दों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का अधिकार हो सुनिश्चित। ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्र सरकार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञों और लाभान्वितों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं नीतियां। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास और संपर्क सुविधाओं में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता। महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना शुभारंभ के मौके पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जलमार्ग। और पुदुचेरी में वी नारायणसामी सरकार को 22 फरवरी को साबित करना होगा बहुमत। उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने दिया निर्देश। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास 14 सदस्य। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास और संपर्क सुविधाओं में वृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना और धुबरी फुलबारी पुल के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धुबरी फूलबाड़ी पुल का निर्माण जापान के सहयोग से हो रहा है। ये भारत में नदी पर अभी तक का सबसे बड़ा पुल बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ किया। इसके अलावा धुबरी उत्तरी तट और फूलबाड़ी दक्षिण तट के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन के पुल की आधारशिला रखी। साथ ही माजुली उत्तरी तट और जोरहाट दक्षिण तट के बीच ब्रह्मपुत्र पर 2 लेन के पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने पहले नहीं हुए। इसकी वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक चुनौती बनी रही। असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन असम सहित पूरे पूर्वोत्तर के विकास का महोत्सव का दिन है। अब असम का विकास प्राथमिकता में भी है और इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने
इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि इस वर्ष आने वाले समय में असम में बुनियादी ढांचे के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, जिसके ऊपर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उसके तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देने का हम सबको आदेश दिया है। और उन्हीं के आदेश के अनुरूप आज तेजी से नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना से भारत के पूर्वी हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विकास गतिविधियां भी तेज होंगी। इस परियोजना में शामिल नेमाटी और माजुली के बीच रोपैक्स परिचालन से वर्तमान में वाहनों से तय की जा रही 420 किलोमीटर की दूरी कम होकर सिर्फ 12 किलोमीटर रह जाएगी। उत्तर और दक्षिणी गुवाहाटी के बीच 40 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगी। धुबरी और हत सिंगीमारी के बीच 220 किलोमीटर की यात्रा दूरी कम होकर 28 किलोमीटर रह जाएगी। धुबरी फूलबाड़ी पुल से असम से मेघालय की दूरी 250 किलोमीटर से घटकर 19 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं माजुली उत्तरी तट और जोरहाट दक्षिणी तट के बीच ब्रह्मपुत्र पर 2 लेन पुल के जरिए जोरहाट की तरफ निमती घाट और माजुली की तरफ कमलाबारी को जोड़ा जाएगा। इससे माजुली के लोगों की असम की मुख्य भूमि से जुड़ने के लिए सिर्फ नौका सेवाओं पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ संवाद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, इसके लिए संवाद बेहद जरूरी था। ऊर्जा क्षेत्र के लिए हमारी सरकार का दृष्टिकोण समग्र रहा है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जरूरतें बड़ी होने से उद्यमियों के लिए अवसर भी बढ़ जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश के कदम उठाए जा रहे हैं। हर गांव, हर घर तक बिजली पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुधारों की वजह से भारत में पर्याप्त ऊर्जा है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए विश्व का नेतृत्व कर रहा है। कैसे बजट घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाए, कैसे सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाते हुए आगे बढ़े, इस बात के लिए ये संवाद जरूरी था। एनर्जी सेक्टर को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच हमेशा से बहुत होलिस्टिक रही है। हमने इस सेक्टर में उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का और नीतियों में इंप्रूवमेंट करने का लगातार प्रयास किया है। पावर सेक्टर में हम जिन 4 मंत्रों को लेकर चले वो है रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी। बीते कुछ सालों में भी हमने 139 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ी है। भारत वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, उसका लक्ष्य भी प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क और 2 पड़ोसी देशों से कोविड के बाद की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मॉरिशस और सेशेल्स के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सहित 10 देशों के लिए भारत की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य सचिवों के लिए आयोजित बैठक में शामिल देशों को 5 सूत्रीय सुझाव भी दिए। Allow me to make some suggestions for your discussions today. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies?
Can we create a regional platform for collating, compiling, and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? Can we similarly create a regional network for promoting technology-driven epidemiology for preventing future pandemics? And beyond COVID-19, can we also share our successful public health policies and schemes? From India, our Ayushman Bharat and Jan Arogya schemes may be useful case studies for our friends in the region. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के साथ वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण मार्च में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के तनाव को कम करने के लिए बोर्ड परीक्षार्थियों को सुझाव देंगे। इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 14 मार्च तक चलेगी। ऐसे में जो भी छात्र प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो इसकी आधिकारिक वेबसाइट innovate.india.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए यूरोप और अफ्रीका समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के दल ने दूसरे दिन जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इसमें केंद्र शासित प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। बाद में विदेशी राजनयिकों ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। 2 दिन की यात्रा के दौरान राजनयिकों ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों से केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। राजनयिकों को आतंकवादियों के आत्मसमर्पण, सीमा पार से घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना का आतंकवादियों को पनाह देने, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने के बारे में जानकारी दी गई और मुख्य धारा में लौटे नौजवानों के लिए सरकार के कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। परिसीमन आयोग ने आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर बैठक की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के एसोसिएट सदस्यों के साथ बैठक में परिसीमन की प्रक्रिया पर उनके सुझाव लिए गए। पिछले साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया गया था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में एन.टी. रामाराव के पॉलिटिकल बायोग्राफी का विमोचन किया। एन.टी. रामाराव के कार्यों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके काम लोगों को समर्पित थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा भारत की पहचान रही है। Fascinating contradictions. He was a commanding, not demanding. But resorted to baffling theatrics and bewildering sartorial predictions. He was considered orthodox for many, but he displayed radical tendencies that caused a furor in the establishment. To outwardly religious, he was staunchly secular because he was national. I don't think secularism is the gift of any person. It is in the blood of every Indian. Though at times some people, because of political considerations, the lack of their other strengths and all, they try to use this and make secular peculiar. But the life of Indians, if you go through the thousands of years of our civilization, the values, that is unique. And N.T. Ramarao lived up to that. And some people of late think secular means
You should not be religious. Or you should not perform pujas and all. Puja is a way of worship. We have nothing to do with that. It is individual. केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार को 22 फरवरी को बहुमत साबित करना होगा। उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुदुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी की सरकार कांग्रेस विधायक ए जॉन कुमार के बाद अल्पमत में आ गई थी। ए जॉन कुमार ने मंगलवार को पद से इस्तीफा दिया था। इससे पहले कांग्रेस के 3 अन्य विधायक भी पद से इस्तीफा दे चुके थे और एक अन्य कांग्रेस विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते अयोग्य करार दे दिया गया था। ए जॉन के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 10 हो गई है और पार्टी के पास डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। वहीं विपक्ष में एआईएनआर कांग्रेस के 7 सदस्य हैं और एआईएडीएमके के 4 विधायक। वहीं बीजेपी के 3 नामित सदस्य हैं। ऐसे में विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14 सदस्य हैं। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने आज ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार संभाला है। मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव बनर्जी ने आज सुबह तमिलसाई सुंदरराजन को पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद पर शपथ दिलाई। रूस दौरे पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। विदेश सचिव ने रूस को 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी। वहीं विदेश सचिव ने भारत रूस संबंधों पर प्रमुख रूसी शिक्षाविदों और रणनीतिक विचारकों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। बैठक में तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई। विदेश सचिव 2 दिवसीय रूस के दौरे पर हैं और आज उनका आखिरी दिन है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोरोना पश्चात दुनिया में सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में हिंद प्रशांत के मुद्दे पर काफी विस्तार से बात हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्री मैरिस पेन और जापान के विदेश मंत्री टोशिमित्सु मोटेगी शामिल हुए। क्वाड के विदेश मंत्रियों की ये तीसरी बैठक है। चारों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन के अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति स्थापना में क्षेत्रीय देशों और आसियान जैसे संगठनों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। चारों विदेश मंत्रियों के बीच ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में केंद्रीय योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। अमित शाह आज दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में एक जनसभा में शामिल हुए और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण की शुरुआत की। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने किसानों की तरह मछुआरों के लिए मछुआरा निधि सम्मान शुरू करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राज्य सत्ता बदलते ही नहीं बल्कि जनता की स्थिति को बदलने की परिवर्तन यात्रा है। ये यात्रा पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली है। ये परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत के बाद अमित शाह ने नामखाना के नारायणपुर गांव में एक शरणार्थी परिवार के साथ भोजन किया। इसके बाद अमित शाह नामखाना में एक रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बंगाल की जनता के विकास के लिए ढेर पैसे भेजे हैं, लेकिन ये राशि राज्य में सिंडिकेट की भेंट चढ़ गई। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया भेजा था। 1,32,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख।
अमित शाह प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे कल रात बंगाल पहुंचे। उन्होंने सुबह भारत सेवाश्रम संघ से बंगाल दौरे की शुरुआत की। इसके बाद अमित शाह गंगा सागर गए और कपिल मुनि आश्रम में पूजा अर्चना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही। उन्होंने संघ के संस्थापक स्वामी प्रणबानंद की महाराज की 125वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाम के समय उन्होंने कोलकाता में आरबिंदो भवन का दौरा किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।